हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण कोशिकांग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले एक साइंटिस्ट जॉर्ज ने 1867 में देखा था, ऑब्जर्व किया था। उसके बाद एक अन्य साइंटिस्ट कैमिलो गाल्जी हुए हैं जिन्होंने 1898 में बार्न उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में इनका वर्णन किया था और इनके नाम पे ही कैमिलो गोल्जी जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। एक अन्य साइंटिस्ट बेकर ने 1957 में गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए लिपोकोन्ड्रिया नाम दिया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स वो कोशिकांग है जिनको और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अलावा इसको गोल्गी बॉडीज़ भी कहा जाता है, गोल्गी एपरेटस कहा जाता है, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, लिपोकोन्ड्रिया कहा जाता है, इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस, जो कि कैमिलो गोल्जी ने इसका नाम दिया था एपरेट रेटिकुलर इंटरनो, तो उसका मतलब होता है इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस, वो भी इसको कहा जाता है। कैनालिकुलर सिस्टम और ट्रोफोस्फोन्जियम भी इसको कहा जाता है। तो ये विभिन्न नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। अब इसकी उपस्थिति की बात करें, अक्यूरेंस की, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। जब हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया तो हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कोशिका झिल्ली से परिबद्ध जो कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। और क्योंकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी मेम्ब्रेन बाउंड है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी इसकी उपस्थिति की हम बात करें तो ये इसकी दो तरह की पोजीशन हो सकती है। नंबर 1, लोकलाइज्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स या स्थानीय गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है डिफ्यूज्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स या विस्तृत गोल्गी कॉम्प्लेक्स। लोकलाइज्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो वर्टिब्रेट्स यानी हायर जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। इन एनिमल्स में क्या होता है कि कोशिका में एक निश्चित पोजीशन पे ही ये पाया जाता है और सामान्यतः ये पोजीशन होती है केंद्रक और जो सिक्रेटरी पॉइंट होता है सेल का स्रावी छिद्र होता है उसके बीच में ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। जहाँ तक डिफ्यूज्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सवाल है तो ये प्लांट सेल्स में और इनवर्टिब्रेट सेल्स यानी जो लोअर एनिमल्स है जिनका संगठन का स्तर कंपैरेटिवली सिंपल होता है उनमें ये पाया जाता है। प्लांट सेल्स में इनको डिक्टियोसोम्स भी कहा जाता है। इस प्रकार के गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो विभिन्न अवयव है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के वह कोशिका द्रव्य में छिद्रे हुए पाए जाते हैं और इनको अलग से पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स में भी कुछ सेल्स है जैसे नर्व सेल्स और लीवर सेल्स जहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिफ्यूज्ड रूप में प्रेजेंट होता है। पोजीशन के बाद में हम बात करते हैं शेप की। नंबर की बात करें, जहाँ तक नंबर्स का सवाल है तो सामान्यतः गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रत्येक कोशिका में एक पाया जाता है, बट कुछ सेल्स जैसे लीवर सेल्स या प्लांट सेल्स में ये एक से अधिक भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो शेप और साइज और लोकेशन ये कोशिका की जो फंक्शनल स्टेट होती है, क्रियात्मक अवस्था, उस पर डिपेंड करता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा और सेल में उसकी पोजीशन क्या होगी
स्थिति क्या होगी। एक ही प्रकार की कोशिकाओं की भी हम बात करें तो उनमें इसका जो शेप है वो फंक्शनल स्टेट के अनुसार समय समय पर बदलता रहता है। नई और जो सिक्रेटरी सेल्स होती है वो सेल्स जो कि श्रवण का कार्य करती है, प्रोडक्ट्स को सिक्रेट करने का कार्य करती है, उनमें ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, सुविकसित होता है। सामान्यतः ये वृत्ताकार और चपटी तस्वीरनुमा शेप में, तो कभी कभी ये महीन नलिकाओं के जाल के रूप में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, प्रसंरचना, वो नज़र आती है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो 3 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के अवयव होते हैं। एक तो होता है फ्लैटेंड सैक या सिस्टर्नी, जिन्हें चपटे कोश कहते हैं। दूसरा लार्ज वैक्यूल्स यानी बड़ी धानियाँ। और तीसरा वेसिकल्स, स्मॉल वेसिकल्स या सूक्ष्म आशय। चपटे कोश या सिस्टर्नी की हम बात करें तो ये लंबे नलिकाकार या चपटे होते हैं। संख्या में सिस्टर्नी लगभग 3 से 7 होती है। ये या तो एक दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं या संकेंद्रीय रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक जो स्टेक होता है, चट्टा होता है, उसकी जो सिस्टर्नी होती है वो एक दूसरे से, जो पास की जो सिस्टर्नी होती है वो एक दूसरे से लगभग 200 से 300 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर स्थित होती है। उसको बोलते हैं इंटर सिस्टर्नल स्पेस, 200 से 300 एंगस्ट्रॉम। सिस्टर्नी जो होती है वो 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होती है और इनके बीच में 520 एंगस्ट्रॉम की एक कैविटी होती है, चौड़ी गुहा। 2 मेम्ब्रेन यानी जो दोनों तरफ, जो गुहा के दोनों तरफ एक मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन जो बाउंड करती है बीच में गुहा को। और ये जो मेम्ब्रेन होती है झिल्ली, जिससे सिस्टर्नी चारों तरफ से बाउंड होती है, उसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है करीब 60 एंगस्ट्रॉम। प्रत्येक सिस्टर्नी में प्लेट के समान 0.5 से लेकर 1 माइक्रोन व्यास का एक केंद्रीय प्रदेश या सेंट्रल एरिया पाया जाता है। 0.5 से 1 माइक्रोन का सिस्टर्नी डिस्क के समान तो है, और प्रत्येक सिस्टर्नी की एक जो सतह होती है, एक साइड होती है, वह उत्तल होती है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स, और दूसरी साइड होती है वह अवतल या कॉनकेव होती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस की ओर वाला भाग की जो सतह होती है वो कॉन्वेक्स होती है, और इस सतह को समपक्ष या संरूपण तल, जिसे इंग्लिश में सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। कॉनकेव फेस या अवतल सतह जो होती है वो अपोजिट साइड में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होती है, जिसे ट्रांस फेस या मैच्योरेट फेस कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है कि ब्लेब्स के रूप में कुछ वेसिकल्स निकलते हैं, जिन्हें ट्रांजिशनल वेसिकल्स कहते हैं। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो सिस फेस है, फॉर्मिंग फेस, उसकी ओर बढ़कर इसमें ये वियोजित हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांस फेस है उससे सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बाहर निकलते हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का वो है बड़ी धानियाँ यानी लार्ज वैक्यूल्स। इनका साइज की हम बात करें तो लगभग 1000 नैनो मीटर के आसपास इसका व्यास होता है, और सामान्यतः ये इनएक्टिव सिक्रेटरी सेल्स में पाई जाती है। और सिस्टर्नी के जो दोनों साइड के जो
डिस्टल एंड्स होते हैं उस पर प्रेजेंट होती है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है स्मॉल वेसिकल्स यानी छोटे आशय। छोटे आशय जो होते हैं उनका व्यास कम होता है, लगभग 50 से 60 नैनोमीटर के आसपास इनका व्यास होता है और ये सिस्टर्नी की सतह, उनकी सरफेस पे या सिरों पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सिक्रेटरी वेसिकल्स या ट्रांजिशनल वेसिकल्स, ये स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जो पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं फ्लैट, दे आर सिस्टर्नी। वो सिस्टर्नी है, चपटे कोश है। चपटे कोश के साइड में बड़ी बड़ी वेसिकल्स पाई जाती है, यहाँ पे या यहाँ पे ये वेसिकल्स पाए जाते हैं और ये छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं। ये लार्ज वैक्यूल्स है, ये छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम पोलैरिटी इन सिस्टर्नी एंड मेम्ब्रेन फ्लो की हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, सामान्यतः गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो स्टेक्स होते हैं चट्टे, उनमें पोलैरिटी पाई जाती है। केंद्रक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर वाला जो भाग होता है वो, जैसा कि हमने बात की, वो फॉर्मिंग फेस होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर मैच्योरिंग फेस होता है। फॉर्मिंग फेस यानी सिस फेस, मैच्योरिंग फेस ट्रांसफेस। फॉर्मिंग फेस पर छोटे छोटे वेसिकल्स और मैच्योरिंग फेस पर वैक्यूल्स या लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। यही वजह है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम और जो उसके पास स्थित जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उन तीनों में एक तरह से फ्लो पाया जाता है। इसीलिए इसको GERL, GE गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L लाइसोसोम, GERL क्षेत्र कहते हैं। फॉर्मिंग फेस की मेम्ब्रेन का कंपोजिशन की हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान पतली होती है, जबकि जो डिस्टल सिरा होता है उसकी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान थोड़ी मोटी होती है। फॉर्मिंग फेस की जो सिस्टर्नी है वो ओस्मियम से अधिक अभिरंजित होती है। वो ट्रांस तल जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन स्टैंड जैसा है, आयोडिक एसिड मेथामाइन से अधिक अभिरंजित होते हैं। इसको GERL क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो इस डायग्राम में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स बनते हैं जिनमें वो पदार्थ होते हैं जिनका फॉर्मेशन यहाँ होता है। यहाँ से ये अटैच होते हैं गोल्गी अपरेटस से और गोल्गी अपरेटस में इनमें जो पदार्थ होता है उनकी मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद में ये यहाँ से सिक्रेटरी वेसिकल या स्रावी वेसिकल के रूप में बाहर निकलते हैं। ये स्रावी वेसिकल्स लाइसोसोम भी हो सकते हैं जिनमें कि एंजाइम्स होते हैं। इसीलिए इसको GERL क्षेत्र कहा जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन या रासायनिक संगठन की। तो रासायनिक संगठन की जहाँ तक बात है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक संगठन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का होता है। इसमें लगभग 60% प्रोटीन और 40% लिपिड्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तुलना में इनमें प्रोटीन्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तुलना में गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोमाइलिन पर्याप्त अधिक होते हैं, लेकिन असंतृप्त वसा अम्ल
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम प्रतिशत में पाए जाते हैं। जो मेन एंजाइम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पाए जाने वाले वो है थायमिन पायरोफॉस्फेटेज, जिसे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज भी कहते हैं, और ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। दूसरा इम्पोर्टेंट है 5 न्यूक्लियोटाइडेज। उसके अलावा ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज भी पाया जाता है। ये एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एंजाइम ओलिगोसेक्राइड को प्रोटीन पर ट्रांसफ़र करने से संबंधित रिएक्शन को ये उत्प्रेरित करता है। इसका एग्जाम्पल है कई तरह के ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज है जो इस पर डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार के ओलिगोसेक्राइड को ये प्रोटीन पर ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल सियालिल ट्रांसफरेज, ग्रेक्टोसिल ट्रांसफरेज, एन एसिटिल ग्लूकोजामिन ट्रांसफरेज, ये एग्जाम्पल है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स के। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समान गोल्गी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है, जैसे NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स आखिर क्यों महत्वपूर्ण कोशिकांग है, ये क्या क्या कार्य करता है जिसके लिए इसकी आवश्यकता कोशिका में होती है। पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, यानी यौगिकों के अवशोषण, उनका संग्रहण और उसका सांद्रण। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को लोहा, तांबा और स्वर्ण के कुछ यौगिक होते हैं, उनका अवशोषण करते देखा गया है, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन है उनमें संचित अवस्था में ये पाए जाते हैं। दूसरा फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। जिस प्रकार राइबोसोम्स एमिनो एसिड्स को आपस में जोड़ के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिंपल जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, शर्करा अणु होते हैं, उनसे कॉम्प्लेक्स या जटिल कार्बोहाइड्रेट के जो बृहदाणु हैं, पॉलीमर्स हैं, उनका संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, जो स्रावी कणिकाएं हैं उनका फॉर्मेशन, इसकी ये भी हमने बात की थी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, फिर प्रोटीन यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गुहा में आ जाते हैं और यहाँ से फिर ये ट्रांजिशनल वेसिकल्स द्वारा सिस गोल्जी में आते हैं, सिस गोल्जी से मेडियल गोल्जी में, फिर ट्रांस गोल्जी में, और फिर ये सेक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में मुक्त होते हैं। इसको हम एक बार पुनः इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से प्रोटीन का निर्माण होगा, और ये प्रोटीन क्या होगा कि जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स है उनके द्वारा ये पहुंचेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये जो ट्रांजिशनल वेसिकल है ये अटैच होंगे सिस गोल्जी से, ये सिस वाला है, फिर यहाँ से मेडियल गोल्जी से होते हुए ट्रांस गोल्जी तक पहुँचेंगे। इस बीच में इन प्रोटीन में प्रोसेसिंग हो चुकी होगी, फिर यहाँ से ये सेक्रेटरी वेसिकल यानी स्रावी वेसिकल के रूप में निकलते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ संयोजित होकर अपने जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं उनको बाहर की ओर मुक्त कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स का, कि स्रावी कणिकाओं का जो निर्माण और इनके द्वारा जो बाहर की ओर जो स्रावी पदार्थ मुक्त होते हैं, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स। मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग जैसा भी हमने बात की, जब प्रोटीन्स इनएक्टिव, जो मोस्टली क्या होता है कि प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो इनएक्टिव स्टेज पे होता है,
और ये यहाँ से जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पहुँचता है तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव कर देते हैं। जैसे प्रो इंसुलिन जो होता है, एक एंजाइम इंसुलिन का जो पूर्ववर्ती होता है प्रो इंसुलिन, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। लेकिन जब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पहुँचता है तो इसको इंसुलिन में चेंज कर देते हैं कुछ एंजाइम्स होते हैं जो, और इंसुलिन फिर स्रावी कणिकाओं से फिर आगे की ओर बाहर मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड भी इसका एक कार्य होता है, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड का जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है उसके लिए जो आवश्यक होता है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसकी हमने बात की थी केमिकल कंपोजिशन में, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है। उसका कार्य होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण को उत्प्रेरित करना। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका एडिशन ऑफ सल्फेट इन ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट भाग से सल्फेट जुड़ने की जो क्रिया होती है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होती है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में इसलिए होती है कि इस कोशिकांग में गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो यही कार्य करता है, इसी रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट उसका फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्प्रदेश जालिका में ये संश्लेषित होते हैं, और यहाँ से जैसा कि हमने पहले देखा था सिक्रेटरी वेसिकल्स के टाइम कि ये ट्रांजिशनल वेसिकल से होके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पहुँचते हैं। वहाँ पे इनमें मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स से स्रावी कणिकाओं के रूप में प्राइमरी लाइसोसोम्स बनते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल्स में सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो स्रावित पदार्थ होते हैं उनसे ही होता है। एनिमल सेल्स में जो रिप्रोडक्शन से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है, वो है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है कि ये मेल गैमेट्स में जो कि स्पर्म होते हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और इसका निर्माण एक्रोसोम का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है उस समय गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही प्रोक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनता है। उसके बाद एक्रोसोमल ग्रेन्यूल और एक्रोसोमल वेसिकल्स आदि बनते हुए लास्ट में एक्रोसोम का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि एक्रोसोम का फर्टिलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है पिगमेंट फॉर्मेशन। रेटिना की जो कोशिकाएं हैं जो कि नेत्र में पाई जाती है, आइज में पाई जाती है, उनमें जो विजुअल पिगमेंट्स होते हैं उनके निर्माण में गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। साथ ही जो मिलेनिन के जो कण होते हैं उनके निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। तो हमने ये जाना कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, क्योंकि ये कोशिका में विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं कार्य उनको ये करता है। थैंक यू।